बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल है फ्रॉम द फर्स्ट ईयर क्लास। तो ये पहला हमारे पास जो न्यूमेरिकल है ये वर्क से रिलेटेड है, और वर्क का फार्मूला आप जानते हैं कि एफ डॉट डी होता है। तो यहाँ पर वही हम को फार्मूला यूज़ करते हुए इसे कैलकुलेट करेंगे। ए मैन पुशेस ए लॉन मूवर विद 40 न्यूटन। अब देखिए फोर्स 40 न्यूटन, एफ कितना हमारे पास 40 न्यूटन, एंगल 20 डाउनवर्ड फ्रॉम द हॉरिजेंटल। तो जो इसमें थीटा बन रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है 20 डिग्री आ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल फाइंड द वर्क डन बाय द मैन, आदमी ने कितना वर्क किया ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। एज ही कट ए स्ट्रिप ऑफ द ग्रास 20 मीटर लॉन्ग, अगर उसने 20 मीटर लॉन्ग यानी कि जो स्ट्रिप है उससे वो कट कर रहा है 20 मीटर। तो बेटा अब हमें क्या चाहिए W। तो W किसके बराबर होता है, वर्क किसके बराबर होता है, W बराबर है F डॉट डी। अब हमारे पास ये कि अगर देखा जाए तो बेटा ये जो है ये वर्क जो है ये स्केलर मकदार है, लेकिन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर का मकदार है। तो इसलिए हमने इनके ऊपर एरो लिखा। अब जब भी हम ख़त्म करते हैं यानी कि डॉट को, तो हमेशा क्या लिखते हैं कॉस थीटा लिखते हैं। तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो अब हमारे पास ये कि इसकी वैल्यूज़ हमें गिवन है तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब फोर्स की वैल्यू क्या है 40 न्यूटन, डी की वैल्यू कितनी है यानी कि यह एल जो है 20 मीटर और कास 20। तो बेटा यहाँ से वर्क हमारे पास आ जाएगा वो है 751 जॉल, 751 जॉल। और अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं पावर में तो 7.5 यानी कि 1 या जो भी इंटू 10 की रेज 2 जॉल। तो बेटा ये हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया। लेकिन एक चीज़ का ख्याल करेंगे कि जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम एरो लिखते हैं, लेकिन जब बेटा हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं तो फिर हम एरो नहीं लिखते। अक्सर बच्चे ये गलती कर रहे होते हैं। तो बेटा ये इसका पहला सिंपल सा न्यूमेरिकल है जो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इसमें हमारे पास वर्क कितना आया 750 जॉल। तो अब बेटा ये कि हमारे पास इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 बेटा ये रेन ड्रॉप मैस हमें यानी कि दे दिया, उसका मैस एरिया M इज इक्वल टू 3.35 इंटू 10 की रेज -5 किलोग्राम। रेन ड्रॉप का मैस इतना है। फॉल वर्टिकली एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एंड द फ्रिक्शन। तो यानी कि यहाँ पर अब एक तो ज़मीन की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अगेंस्ट है जो अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर इफेक्ट कर रही है। तो कहता है कि इन फॉलिंग थ्रू 100 मीटर, कितनी जब वो 100 मीटर हाइट तक आता है, हाउ मच वर्क इज़ डन बाय द ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से वर्क कैलकुलेट करें और फ्रिक्शन की वजह से वर्क कैलकुलेट करें। तो अब हमने यहाँ पर 2 वर्क कैलकुलेट करने हैं। तो पहली बात हमारे पास क्या है कि वर्क ड्यू टू ग्रेविटी। पहले हम क्या करना चाहते हैं कि वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब देखिए बेटा यानी कि ग्रेविटी जो है कि जो ड्रॉप है रेन ड्रॉप वो भी डाउनवर्ड मूव कर रहा है और ग्रेविटी भी डाउनवर्ड उसके ऊपर इफेक्ट कर रही है। तो इसलिए दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा 0 होगा, क्योंकि देखिए ग्रेविटी भी डाउनवर्ड ड्रॉप भी डाउनवर्ड है। तो जब दोनों पैरेलल होते हैं तो उसमें एंगल क्या होता है 0 होता है। तो इसलिए हम जो अब यहाँ पर यानी कि जो थीटा पुट करेंगे वो हमारे पास क्या है वो 0 पुट करेंगे। एंगल 0 क्यों है कि दोनों क्या हैं पैरेलल है। पैरेलल कंडीशन में हम एंगल क्या पुट करते हैं 0 पुट करते हैं, क्योंकि फोर्स भी अब डाउनवर्ड है, ग्रेविटी जो है और रेन ड्रॉप भी फॉल कर रहा है डाउनवर्ड, तो इसलिए दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो बाकी वही कि हमारे पास जो वर्क का फार्मूला है W इज इक्वल टू क्या होता है एफ डॉट डी, या भी हमने कहा एफ डी कॉस थीटा होता है। अब ये कि हमारे पास वेट की वजह से है, ग्रेविटी की वजह से है, तो इसलिए F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या होता है mgh। तो इसलिए क्या हो गया mgh कॉस थीटा, यानी कि W बराबर होता है mg और D या h हमने लिख दिया तो ये कॉस थीटा। तो अब इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या है W इज इक्वल टू m कितना हमारे पास 3.35 इंटू 10 की रेज -5। G की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास 9.8 और h की जो वैल्यू है 100 और cos 0 क्यों हम पुट कर रहे हैं उसकी रीज़न मैंने आपको बताई है, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में या पैरेलल में हम कहते हैं एंगल क्या होता है 0 होता है। तो इसलिए W इज इक्वल टू हमारे पास जो आएगा वर्क वो है 0.0328 जॉल।
तो ये ए पार्ट है कि वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बी पार्ट में हम कहते हैं वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। बी पार्ट में हम क्या कहते हैं, क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। तो अब फ्रिक्शन जो है वो अगेंस्ट होगी मूवमेंट के वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। तो बेटा अब इसमें जो एंगल होगा वो 180 होगा, मतलब ये कि ड्रॉप डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड है। तो जब अपोजिट की बात आ जाए तो एंगल क्या होता है, 180 होता है। अपोजिट की बात करें तो फिर एंगल क्या होता है, 180 होता है। तो अब वही कि W इज इक्वल टू mgh cos थीटा। तो अब हमारे पास क्या है, m जो है उसकी वैल्यू दी हुई है, m कितना है हमारे पास 3.35 इंटू 10 की रेज -5, g की वैल्यू क्या है 9.8, h की वैल्यू 100। अब सिर्फ फ़र्क क्या है, cos 180, वहाँ पर एंगल 0 है क्योंकि सेम डायरेक्शन है, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है तो एंगल क्या है 180। तो W फिर किसके बराबर आ जाएगा, -0.0328 जॉल। तो आंसर वही है, लेकिन सिर्फ क्या है इसमें नेगेटिव आ गया ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। तो अब बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3, 10 bricks is 6 सेंटीमीटर इज थिक, यानी कि कितनी ईंटें हम लगाना चाहते हैं, 10 नंबर ऑफ द ब्रिक्स, 10 ईंटों को हम जोड़ना चाहते हैं 6 सेंटीमीटर थिक। उनकी जो थिकनेस है या उनकी जो मोटाई है वो हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो देखिए अब हमारे पास हमेशा हाइट के यूनिट मीटर होते हैं, इसे मीटर में बदलने के लिए डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 100, तो 0.06 मीटर। अब इनका जो मैस है वो हमारे पास है 1.5 kg। तो हम कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं, टोटल वर्क हमें कितना करना पड़ेगा। देखिए अब बेटा हम 10 ब्रिक्स को तरतीब देना चाह रहे हैं, अरेंज करना चाह रहे हैं। तो अब हमें 10 का 1 बाई 1 जो है वो वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या है कि उसे सबको कंबाइन कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास ये है कि जो फर्स्ट ब्रिक है उसका जो हमारे पास वर्क जो है वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि फर्स्ट ब्रिक वैसे ही लाई ऑन द फ्लोर के ऊपर है, तो इसलिए हमारे पास उसके लिए हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास ये कि इसे जिस तरह भी लिखना चाहते कि फर्स्ट ब्रिक लाई ऑन फ्लोर, वो पहले ही उसके ऊपर पड़ी हुई है। सो H इज इक्वल टू 0, उसके लिए हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, कोई हाइट उसके लिए यूज़ नहीं करना पड़ेगी, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग है उसके लिए हमें करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है कि बाकी जो वर्क W इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, पहली ब्रिक के लिए क्या हो जाएगा mgh1, फिर उसके बाद क्या है या mgh प्लस mg1h, पहली ईंट, फिर दूसरी ईंट, फिर तीसरी ईंट की हाइट, चौथी ईंट की हाइट, फिर पांचवी ईंट की हाइट, फिर 6 ईंट, 7, 8 और 9। तो बेटा सारे को जब प्लस कर देखिए, पहला तो हमने कह दिया वैसे 0 है, हाइट 0 है, इसलिए h लिखे या इसकी जगह पर 0 लिख दें, वो कोई नहीं। बाकी जो हमारे पास बचता है तो ये 1h 2h 3h 4h, तो ये बनता है 45 mgh, क्या बनता है 45 mgh। तो अब देखिए 45 मैथ्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.5, जी की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू 0.06। तो यहाँ से टोटल जो वर्क कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 40 जॉल, 39.69 जॉल आता है, जिसे हम तकरीबन 40 जॉल कहते हैं। तो बेटा ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो अक्सर पेपर में आ जाता है। तो इसलिए बहरहाल ये हमारे पास उसका जो है कि सिंपल सा कैलकुलेशन है कि क्योंकि 10 ब्रिक थे तो पहली जो ब्रिक लाई कर रही है फ्लोर के ऊपर, तो इसलिए उसके लिए हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा, उसे ऊपर नहीं उठाना पड़ेगा। जो रिमेनिंग है उन सबको हम ऐड करके वहाँ से वर्क जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है कि एक कार ऑफ द मैथ्स
मैस उसने हमें दे दिया 800 kg, ट्रैवलिंग एट ए स्पीड, देखिए बेटा वी आई जितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है 54 किलोमीटर पर आवर्स। तो अब देखिए इसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर फी सेकंड में, तो फिर हमारे पास क्या है कि वी आई इज इक्वल टू 54 किलोमीटर को मीटर में बदलना चाहते हैं तो 1000 और 60 मिनट और 60 सेकंड। तो ये हमारे पास फिर क्या है कि टोटल जब हम करते हैं तो ये आता है 15 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऐसे यूनिट होते हैं मीटर फी सेकंड होते हैं। तो कहते हैं इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 60 मीटर, यानी कि ब्रेक लगाई जब वो रेस्ट में आ गया तो बेटा उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0 मीटर। देखिए जब ब्रेक लगी तो फाइनल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस एस 60 मीटर, डिस्टेंस एक्स 60 मीटर, फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, तो कहता है फोर्स बताएं कि कितनी लगाई उसे ब्रेक लगाने के लिए, तो हमें एफ चाहिए। तो अब बेटा ये कि हमारे पास वही वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो हम यानी कि यूज़ करते हैं, या प्रिंसिपल जो है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हाफ एम, तो अब हमारे पास कितने हैं यानी कि 800 और वी एफ 0 माइनस हाफ एम यानी कि 800 और वी आई हमारे पास है 15 का स्क्वायर, और अब हमें यानी कि एफ़ चाहिए और डी उसने कितना दे दिया, ये एस कितना दे दिया 60 दे दिए। तो बेटा ये कि जब इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा एफ़ इज इक्वल टू, ये तो सारा ज़ीरो फैक्टर हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास क्या हो जाएगा सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो रिमेनिंग जो हमारे पास बचता है वो क्या है -9000 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि ये मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस यानी कि 1500 न्यूटन। तो माइनस का मतलब यहाँ पर ये है कि रिटार्डिंग फोर्स है, अपोजिशन की फोर्स है, कि माइनस क्या शो कर रहा है कि अपोजिट फोर्स है, नेगेटिव साइन शो दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट। ठीक है बेटा, और आगे जो है कि चेंज इन किनेटिक एनर्जी क्या होगा, व्हाट हैपन टू द किनेटिक एनर्जी, तो बेटा किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। बी पार्ट में क्या है कि किनेटिक एनर्जी बिकम 0, क्योंकि जब ब्रेक लग जाएगी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी तो किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0, कि किनेटिक एनर्जी बिकम 0। तो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल तो बेटा ये 1000 kg न्यूमेरिकल नंबर, यानी कि नेक्स्ट जो हमारे पास 5 न्यूमेरिकल कि 1000 kg, तो मैथ्स हमें दे दिया 1000 kg ऑटोमोबाइल एट ए टॉप ऑफ द इंक्लाइन 10 मीटर, यानी कि कितनी हाइट से नीचे आ रहा है 10 मीटर हाइट से। इंक्लाइन होता है जो यानी कि एंगल बनाते हुए, जैसे सीढ़ी दीवार के साथ एंगल बनाते हैं तो उसे हम इंक्लाइन कह रहे होते हैं। एट 100 मीटर लॉन्ग, और ये कितने मीटर तक नीचे आती है 100 मीटर तक ये नीचे आती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसके लिए ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास सपोज कि ये इस तरह हम बात कह रहे हैं, ये जो इंक्लाइंड है कि इसकी हाइट जो है वो 10 मीटर है, नीचे कितना आ रही है 100 मीटर आ रही है। ठीक है, तो कहता है ये कि 100 मीटर रोल डाउन टू द हिल, व्हाट इज़ द स्पीड एट द बॉटम, जब ये ज़मीन पर आ जाएगी गाड़ी तो इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी। इफ़ द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स F इज इक्वल टू 480 न्यूटन। तो अब हमारे पास ये है कि फाइनल स्पीड चाहिए, तो अब वही हाइट पे जो हमारे पास कौन सी होती है पोटेंशियल एनर्जी, और जब ज़मीन पर आएगी तो कौन सी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए अब हमारे पास ये है कि चेंज इन, यानी कि जब जैसे हम करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या इंटर कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी जो हम पढ़ते हैं उसमें क्या है कि चेंज इन यानी कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। तो ये वही फार्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं कि हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन एयर फ्रिक्शन, कि जो हवा उसे रोक रही है उसके अगेंस्ट भी उसे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो फिर इसलिए अब हमारे पास जो है इसमें अगर वैल्यूज़ पुट करें तो मैथ्स हमारे पास कितना है 1000,
जी की वैल्यू 9.8, एच 10, हाफ एम, mass 1000, velocity हमने यानी कि बेटा वही कि फाइंड आउट करनी है हमारे पास कितनी है, और उसके बाद वर्क एफ फोर्स 480 जिसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कह रहे हैं, और डी यानी कि हमारे पास क्या है 100 मीटर। तो बेटा यहाँ से हम यानी कि ये छोटा एफ इसलिए कह रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को शो करने के लिए हम कह रहे हैं, ठीक है। तो अब बेटा ये सारे को अब यहाँ से हमें चाहिए वेलोसिटी, तो ये क्या आ जाएगा 98,000 इज इक्वल टू 500 वी स्क्वायर प्लस 48,000। तो ये अगर यहाँ पर प्लस है तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए 98,000 ये प्लस है तो इधर क्या है माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 500 वी स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर क्या आ जाएगा 50,000 डिवाइड बाई 500 इज इक्वल टू 100, और हमें वी चाहिए तो दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा वी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास यानी कि उससे हम कहते हैं कि इतनी स्पीड के साथ वो डाउनवर्ड आए।